हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागा एजुकेशनल ग्रुप। आज मैं जुल्फ़िकार खान आप लोग के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे सभी कोई जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर बहुत सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स, फ्रेंच ट्रेडर्स, पुर्तगीज़, डच, डैनिश सभी आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आने का उनका मेन पर्पस क्या था? ट्रेड करना। ये और बातें के बाद में जाकर यहाँ पर वो लोग अपनी डिप्लोमेसी से यहाँ पर हुकूमत वगैरह सेटअप कर चुके थे, लेकिन उनका इनिशियल जो पर्पस था ट्रेड था। जहाँ तक हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है तो ये रवायत काफ़ी फेमस है कि हमारे हिंदुस्तान को कभी सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। और हम तो ये कहते ही हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक सोने का चिड़िया था, कल भी, आज भी और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर भी हिंदुस्तान के बारे में बहुत ही अच्छा व्यू रखते हैं। जैसे कि एक नाम आता है शेक्सपियर का। शेक्सपियर क्या कहता है इंडिया के बारे में? अ लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, यानी अ लैंड ऑफ ग्रेट ये शेक्सपियर बोलता है किसके बारे में? इंडिया के बारे में, कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। और शेक्सपियर की तरह और एक स्कॉलर गुजरा है जिसको हम लोग और आप लोग हेगल के नाम से जानते हैं। हेगल, वो इंडिया के बारे में क्या कहता है? वो कहता है इंडिया इज द लैंड ऑफ डिजायर्स, ठीक है। बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स का अगर अल्टीमेट डेस्टिनेशन देखा जाए तो आपको ईस्टर्न आर्चिपेलागो और इंडिया जैसा कंट्री हमेशा रहा है, क्योंकि उस वक्त इस पोर्शन में, इस रीजन में स्पाइस ट्रेड काफ़ी जोर शोर से था। तो देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले पुर्तगीज़ ने आया, पुर्तगीज़ ट्रेडर्स आए यहाँ पर। और 1498 एडी में वास्को डा गामा, 1498 एडी में वास्को डा गामा हिंदुस्तान आया। और कहाँ से आया था? वो आपको कैप ऑफ गुड होप से होते हुए आया था, भाया कैप ऑफ। ये एक पुर्तगीज ट्रेडर था। कौन? वास्को डा गामा। हिंदुस्तान आया समुद्री रास्ते से। कब आया? 1498 एडी में आया। और कहाँ से होते आया? कैप ऑफ गुड होप से होते हुए। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि मुझे कांकी नारा जाना है और यहाँ पर बीच में दरिया है, तो हम लोग भाया होते हुए बैंडील होते हुए जाते हैं, भाया होते हुए बैंडील, ठीक है, बैंडील से भाया होते हुए जाते हैं हम लोग। तो उसी तरह वास्को डा गामा जब अपने मुल्क से निकला तो भाया होते हुए आया। और भाया कहाँ, जिस जगह पर होते हुए आया उसका नाम है कैप ऑफ गुड होप। ये एक्चुअल में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे नीचे में ये रीजन आता है, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। और कहाँ पर आया? वो आया था कालीकट में। पुर्तगीज जो थे वो फॉरेन ट्रेडर्स में सबसे पहले आने वाले थे। और पुर्तगीज में जो शख्स हिंदुस्तान में आया वो था वास्को डा गामा। कब आया? 1498 एडी में आया। और कहाँ से आया था? लिस्बन से आया था। लिस्बन क्या है? एक्चुअली पुर्तगाल का एक शहर है लिस्बन। तो लिस्बन से आया और कैप ऑफ गुड होप होते हुए आया था, ठीक है। कहाँ पर आया था? हिंदुस्तान के कालीकट में, जिसे हम लोग कोझिकोड के नाम से जानते हैं। पुर्तगीज के बाद बहुत सारे दूसरे ट्रेडर्स भी आए, जैसे कि डच आए। पुर्तगीज सबसे पहले आया। तो फॉरेन ट्रेडर में सबसे पहले आने वाला जो कौम था वो था पुर्तगीज कौम। पुर्तगीज के बाद डच आए, डच के बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद डैनिश आए, डैनिश के बाद फ्रेंच आए। लेकिन देखा जाए तो जाहिर सी बात है, ये जितने भी कौम थे, जितने भी नेशनलिटीज के लोग, ये जो हैं आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटर नहीं चाहता है कि मेरा कॉम्पिटिटर आगे बढ़े। और उस वक्त ये लोग हर लिहाज से ताकतवर थे। जैसे आज के दौर में अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ईरान है ईरान है, तुर्की है, उसी तरह ये लोग अपने वक्त में थे।
तो पुर्तगीज के बाद डच आए और डच के बाद इंग्लिश आया। यूं तो इंग्लिश अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर आए तो एक ऑफिशियल नाम और एक ऑफिशियल आइडेंटिटी के साथ आए। वो ऑफिशियल नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और आइडेंटिटी उनका क्या था? यही आइडेंटिटी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आइडेंटिटी से आए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाया? हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया आपको 1600 एडी में, 1600 एडी में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से पहले एक ब्रिटिश ट्रेडर जिसका नाम है जॉन मिडेन हॉल, जॉन मिडेन हॉल ये एक ब्रिटिश ट्रेडर था जो 1599 एडी में हिंदुस्तान आया। और किस पर्पस से आया? कि वो किसी इंडियन ट्रेडर्स के साथ ट्रेड कर सके। इसके आने के बाद ब्रिटेन में बहुत सारे ट्रेडर्स मौजूद थे, तो उन्हीं ट्रेडर्स में से कुछ ट्रेडर्स आपस में मिलकर एक ग्रुप क्रिएट किए। जैसे कि हम लोग आज के दौर में एक व्हाट्सएप ग्रुप कर देते हैं, कुछ अपने दोस्तों को लेते हैं, 5, 6, 10, 15, 20 वट एवर एनी नंबर हो, तो ऐसे दोस्तों को लेते हैं और एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो उसी तरह इसके आने के बाद, जॉन मिडेन हॉल के आने के बाद हिंदुस्तान में, जो चूंकि ये बहरी रास्ते से नहीं आया था, ये ज़मीनी रास्ते से आया था, लैंड रूट से आया था, ठीक है। तो इसके आने के बाद ब्रिटेन के कुछ ट्रेडर अपना एक ग्रुप क्रिएट किए और क्रिएट करने के बाद वो लोग क्या मुद्दा रखे अपने ग्रुप में, क्या बात रखे, एजेंडा क्या रखे, उनका ये ग्रुप क्रिएट करने का मेन पर्पस क्या था? उनका पर्पस क्या था कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाए, एक ऐसी कंपनी बनाए, ठीक है, और जिसका पर्पस क्या हो? ईस्ट इंडीज़ यानी इंडियन ओशन की रीजन में जाकर वहाँ ट्रेड कर सकें। और जब हम ट्रेड करें तो हम क्यों ना यहाँ के रॉयल क्राउन से यानी यहाँ के क्वीन से एक परमिशन ले, लीगल परमिशन, रॉयल चार्टर की ले, ठीक है। और उस चार्टर में कुछ ऐसा मेंशन हो कि हमारे सिवा कोई दूसरा इस रीजन में ट्रेड ना कर सके। ये सब बातें वो लोग करते थे। तो ये मीटिंग कब हुआ था आपको? ये मीटिंग ये लोग किए 22 सितंबर 1599 एडी में ब्रिटेन के कुछ ट्रेडर आपस में मिलकर यानी गेट टुगेदर हुए और एक ग्रुप क्रिएट किए। और उस ग्रुप ने 22 सितंबर 1599 में एक एजेंडा तैयार क्या किया कि हम क्वीन एलिजाबेथ I के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हम लोग ईस्ट इंडीज़ और इंडियन ओशन की रीजन में ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दुश्मन ममालिक है, दुश्मन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पुर्तगीज़ है, डच है, ये लोग जाके वहाँ ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट वहाँ से कमा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। तो उसी तरह हुआ 22 सितंबर 1599 में इन लोगों का एक डेलीगेशन आपको क्वीन के पास अप्रोच करता है। जैसा कि 22 सितंबर 1599 एडी में ब्रिटिश के बहुत सारे ट्रेडर का में से कुछ ट्रेडर आपस में मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है कि वो एक तरह का एक ऐसी कंपनी क्रिएट करना चाहते थे जो इंडियन ओशन के रीजन में या ईस्टर्न आर्चीपिलेगो में यानी इंडोनेशिया, मलेशिया के माने तरफ ट्रेड कर सके। तो इस मोटिव के साथ ये लोग इस तारीख को गेट टुगेदर हुए। जब ये लोग अपना एक एजेंडा ग्रुप में तैयार कर लिए तो अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इंडिया में हूँ और किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने मुल्क के गवर्नमेंट से परमिशन लेने होगा। जब मेरा मुल्क मुझे परमिशन देगा फिर दूसरे ये तो प्राइमरी बात है। सेकेंडरी बात क्या, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ का गवर्नमेंट के भी परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोग जब अपने मुल्क से बाहर तिजारत करने के पर्पस से निकलेंगे तो सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के हुकूमत से परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। तो ये ग्रुप किसके पास जाता है? उस वक्त के क्राउन के पास जाता है। तो उस वक्त जो तख्त पे जो बैठी थी वो एक लेडी थी जिनका नाम क्या था? क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। तो ये लोग क्वीन एलिजाबेथ के पास गए,
परमिशन लेने के लिए कि हमें इंडियन ओशन के रीजन में या ईस्टर्न आर्चिपेलागो में ट्रेड करने की फैसिलिटी और लाइसेंस दिया जाए। तो क्वीन ने उन्हें अनऑफिशियल परमिशन दे दिया कि ठीक है आप लोग कर सकते हो। उस वक्त चूंकि जाहिर सी बात है, एक बात हम आपको बोलते हैं, अगर हम कहीं जाएंगे किसी काम को करने के लिए तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत होगी। लाइसेंस लेने के लिए हमको कुछ गवर्नमेंट को पे भी करना पड़ता है, पेमेंट वगैरह भी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो ग्रुप तैयार हुआ था और इन लोग का जो एजेंडा था इंडियन ओशियन के रीजन में ट्रेड करने का लाइसेंस ले, तो उस लाइसेंस के लिए और उस तमाम काम के लिए जो इन लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट बैठा था, उस कॉस्ट कितना था, वो कॉस्ट कितना था, वो कॉस्ट था 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड था उस वक्त प्रोजेक्ट कॉस्ट। लेकिन फर्स्ट अप्रोच में इन लोग को अनऑफिशियल परमिशन मिला, अप्रूवल मिला, लेकिन ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि अनऑफिशियल अप्रूवल था। फिर उसके दूसरे साल बाद फिर यही ग्रुप, ट्रेडर्स का यही ग्रुप दोबारा अप्रोच किया। तो दूसरे साल जस्ट ये 1599 का ईयर था, 1600 एडी में दूसरे साल फिर ट्रेडर का यही ग्रुप, जो ग्रुप तैयार हुआ था, यही ग्रुप दूसरे साल फिर क्वीन के पास अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि हमें एक ऐसा फरमान दीजिए, एक ऐसा माने हमारे लिए लाइसेंस इशू कीजिए कि उस रीजन में हमारे सिवा कोई दूसरा ट्रेड ना कर सके। तो चूंकि फर्स्ट टाइम इन लोग का प्रोजेक्ट कॉस्ट 30,133 पाउंड था, लेकिन जानते हैं इस तरह का माने अपॉर्चुनिटी पाने के लिए इन लोगों ने एक साल, जस्ट एक साल के बाद इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को डबल कर दिया, डबल से भी ज़्यादा। और कितना कर दिया, सेकेंड टाइम यही ग्रुप उन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसको दुगना से भी ज़्यादा बढ़ाकर 68,373 पाउंड कर दिया। तो इस बार ये लोग अपने पर्पज में कामयाब हो गए और इस तरह क्वीन एलिजाबेथ वन उन लोगों को एक रॉयल चार्टर दे दी, ठीक है। रॉयल चार्टर कब दी, 31 दिसंबर। क्वीन एलिजाबेथ वन सेकेंड टाइम उसी ग्रुप को, जो ग्रुप 22 सितंबर 1599 में क्रिएट हुआ था, उसको 31 दिसंबर 1600 एडी में एक रॉयल चार्टर दी। और रॉयल चार्टर जो दी वो किस नाम से दी थी, उन लोग का नाम क्या था उस वक्त, क्वीन एलिजाबेथ वन 31 दिसंबर 1600 एडी में इस ग्रुप को इस नाम से रॉयल चार्टर दी। क्या नाम था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। अब देखिए इस नाम के पीछे देखिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस नाम से कभी नहीं ट्रेड करने के लिए निकली। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइसेंस में नाम रखा गया था वो इस नाम से ही उन लोग को लाइसेंस मिला, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। अब देखिए गवर्नर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मामला था कि जो रॉयल चार्टर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को वो इस नाम से मिला, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखिए कंपनी का माने होता है ग्रुप, कंपनी का माने होता है ग्रुप। किसका ग्रुप, मर्चेंट का ग्रुप। कहाँ के मर्चेंट का ग्रुप, लंदन के मर्चेंट का ग्रुप, ठीक है। ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, किस लिए, तिजारत के लिए, कहां पर, ईस्ट इंडीज में, ठीक है। अब गवर्नर, तो देखिए गवर्नर, पूरा नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बोला जाता है कि ये जो कंपनी क्रिएट हुआ तब इस कंपनी का जो देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के हाथों में थी। यानी गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रॉयल चार्टर मिला किस नाम से मिला, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज,
ठीक है। और इस कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसका देख रेख, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मैनेजमेंट को जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर थी? एक गवर्नर के ऊपर और उसके साथ 24 डायरेक्टर्स या कमेटीज के ऊपर थी देख रेख की। और जो इस कंपनी का पहला गवर्नर बना वो कौन था? थॉमस स्मिथ थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था, थॉमस स्मिथ। अब देखिए, चूंकि हम आपको बोले ना एक ग्रुप क्रिएट हुआ था कब? 22 सितंबर 1599 में। उसका पर्पस क्या था? कि क्वीन क्राउन से एक लाइसेंस लेना कि ईस्ट इंडीज के तरफ हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं। वो जो ग्रुप ट्रेडर्स का जो ग्रुप तैयार हुआ था उस ग्रुप का नाम एक था, उसको क्या कहा जाता था? मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था। उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था। ठीक है, तो मर्चेंट एडवेंचरर्स के उस ग्रुप ने आपको, तो ट्रेडर्स के उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते हैं। तो मर्चेंट एडवेंचरर्स 31 दिसंबर 1600 एडी में क्वीन की तरफ से उन लोग को एक रॉयल चार्टर मिल गया था। और रॉयल चार्टर किस नाम से मिला मर्चेंट एडवेंचरर्स को? इस नाम से मिला, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम को मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। कंपनी का माने होता ग्रुप, मर्चेंट का माने होता बिजनेसमैन, प्लेस दिया लंदन के, ठीक है। ट्रेडिंग उन लोग का मोटिव था, और ईस्ट इंडीज रीजन यानी कंपनी, कैसा कंपनी, कैसा ग्रुप? मर्चेंट का ग्रुप। कहां के मर्चेंट का ग्रुप? लंदन के मर्चेंट का ग्रुप। क्या मकसद? ट्रेड। कहां पर? ईस्ट इंडीज में। और मैं ये भी बोल चुका हूं कि इस कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबल हैंड्स यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारी थी वो एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स के हाथों में थी। तो इस कंपनी का जो पहला गवर्नर बना वो थॉमस स्मिथ थे। ठीक है, तो इस तरह से इन लोग को रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला गया था कि आपको इस रीजन में यानी ईस्ट इंडीज के रीजन में और इंडियन ओशन के रीजन में एक मोनोपोली दिया जाता है। मोनोपोली का माने क्या होता है कि सपोज कि मुझे कोलकाता मिला, मैं कोलकाता में जा रहा हूँ तजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो कोई दूसरा कोलकाता में तजारत नहीं कर सकता सिवाय मेरे। और अगर कोई करना चाहता है तो मुझसे वो लाइसेंस लेगा, जब मैं परमिशन उसे दूंगा तभी वो कोलकाता में जाके बिजनेस करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मोनोपोली मिला। ये मोनोपोली रॉयल चार्टर से मिला। और मोनोपोली कैसा कि आप इंडियन ओशन के रीजन में या ईस्ट इंडीज में आप ही ट्रेड कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं करेगा। और अगर कोई दूसरा करना चाहता है तो उसको आपसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर कोई इस कानून को ब्रेक करता है, वायोलेट करता है, तो उसको सजा कौन देगा? रॉयल क्राउन के सजा देगा। तो रॉयल क्राउन की तरफ से उन लोग को सजा मिलेगी। और अगर किसी ट्रेडर्स का कोई शिप वगैरह या कार्गो वगैरह जिसपे माल आना जाना करता है, कार्गो ऐसे जहाज को कहा जाता है जिससे माल आना जाना करता हो, ठीक है। तो अगर किसी ट्रेडर का कोई शिप या कार्गो हुकूमत जब्त कर लेती है तो उसका प्रॉपर्टी का 50% यानी वो कार्गो या शिप में जो प्रॉपर्टी होगा उसका 50% क्राउन के पास चल जाएगा और 50% कंपनी के पास। ये इन लोग के कस्टडी में चल जाएगा और उस पर्सन को रॉयल क्राउन के मुताबिक और उसके कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो ये उस मोनोपोली में ये कंडीशन तय किया गया था। दूसरी नंबर बात, उन लोग को जो रॉयल चार्टर मिला था तो उस रॉयल चार्टर में इस कंपनी का जो ये मोनोपोली का जो वैलिडिटी था वो 15 साल था। कितना था? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के वैलिडिटी पर उन लोग को ये चार्टर मिला। अच्छा, यहाँ पर अब एक बात जानने को हम लोग को पड़ेगा कि कानून बनता है तो उसे तोड़ा भी जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रॉयल चार्टर मिला और उसमें जो कानून बना कि आपके सिवा कोई दूसरा ट्रेड नहीं करेगा और अगर करना चाहता है तो वो कंपनी से लाइसेंस लेगा। कंपनी जब लाइसेंस देगी तभी वो कर पाएगा, ठीक
ठीक है। तो मामला क्या होता था कि वो जो ब्रिटेन के जो कुछ ट्रेडर का अपना एक ग्रुप था जिसे हम लोग मर्चेंट एडवेंचरर्स कहते हैं, उन ट्रेडर्स के अलावा लंदन में या इंग्लैंड, पूरे इंग्लैंड में तो और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो उन लोग को तो तकलीफ हो गई। वो लोग क्या माने उन लोग को किस बात की तकलीफ हुई कि हमारे माइंड में इतना अच्छा आइडिया क्यों नहीं आया, ठीक है। और कुछ को तकलीफ इस बात से भी हुई कि हम क्यों नहीं उस ग्रुप में हैं, हमको भी शामिल करना चाहिए। तो ऐसे लोग हमेशा बहाना तलाश करते थे, ऐसा बहाना ताकि उस बहाने के जरिए इस कंपनी का जो रेप्यूटेशन है उसको बदनाम किया जा सके, ताकि इसका जो लाइसेंस है कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के ब्रिटेन के और भी बहुत सारे कुछ कंपनी हुआ करते थे, ठीक है, या कुछ ऐसे ट्रेडर्स हुआ करते थे जो इस कानून को, रॉयल कानून को वायोलेट करते थे, यानी बगैर किसी लाइसेंस के इस रीजन में आके ट्रेड किया करते थे। तो जो ऐसे ट्रेडर्स हुआ करते थे, ऐसे माने बिजनेसमैन हुआ करते थे, तो उन लोगों को इंटरलोपर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे मर्चेंट जो बगैर किसी लाइसेंस के इंडियन ओशन के रीजन में या ईस्टर्न आर्किपिएलागो में आकर ट्रेड किया करते थे बगैर किसी लाइसेंस के, यानी वो लोग कानून को वायोलेट कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स को इंटरलोपर्स कहा गया। ये जो टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले किसने इजाद किया, किसने इन्वेंट किया? इंग्लिश वालों ने किया। तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी आता है, द टर्म इंटरलोपर्स वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय whom? तो एक जगह लिखा रहेगा ऑप्शन में पुर्तगीज, डच, इंग्लिश एंड डेनिश या फ्रेंच, जो भी हो। तो आंसर क्या होगा? इंग्लिश होगा। अच्छा, एक बात यहाँ और आपको क्वेश्चन आता है, इसी इंटरलोपर से कनेक्टेड एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है। पहले उस क्वेश्चन इनके डिटेल्स में और बैकग्राउंड में बोल दूं आप लोग को कि जब ये कंपनी, ट्रेडर्स का ये जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम लोग आम लफ्जों में कहते हैं, ब्रिटेन से बाहर निकली ट्रेड के लिए, तो वहाँ के क्राउन से परमिशन ली कि हम ट्रेड करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, लाइसेंस दीजिए। जब वो लाइसेंस मिला तब तो निकली, और जिस जगह जाएगी तो वहाँ के राजा से वो परमिशन लेगी कि मुझे आपके मुल्क में ट्रेड करना है, आप मुझे यहाँ परमिशन दें, बदले में मैं आपको रेवेन्यू दूंगा, ठीक है। तो राजा भी क्या देगा कि ठीक है आप लोग ट्रेड कीजिए, मुझे इतना रेवेन्यू चाहिए, मंथली या ईयरली, जिस तरह का कंडीशन तय होगा उन लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब ब्रिटेन से निकली, लाइसेंस ली, ब्रिटेन में लाइसेंस ली, तो उसके लिए वो लोग पेमेंट की वहाँ के गवर्नमेंट को, और जिस जगह आकर करेगी तो वहाँ के बादशाह को वो लोग पेमेंट करेगी, क्योंकि वहाँ के ट्रेड कर रही है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इंटरलोपर्स जो होते थे वो लोग क्या यहाँ इन दोनों में से किसी से परमिशन तो नहीं लिए, पर आके इस रीजन में ट्रेड किया करते थे, और ना ही इस गवर्नमेंट को और ना ही इस गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई रेवेन्यू या पेमेंट किया करते थे। तो ये चीज़, चूँकि उस वक्त मुगलों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो मुगल बादशाह को तकलीफ होता था कि ये ब्रिटिशियर्स हमसे झूठ बोला करते हैं, रेवेन्यू करते हैं 10 रुपये की, और हमें बोलते हैं कि मैं 5 रुपये का रेवेन्यू किया हूँ, और 5 रुपये का मुताबिक ये लोग टैक्स देते हैं। तो अक्सर मुगलों से और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर से हमेशा एक तनातनी रहा है, बस इंटरलोपर्स की वजह से। तो ये इंटरलोपर्स कंपनी के लोग नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश मर्चेंट ही थे। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि द रीजन ऑफ मुगल रैथ टुवर्ड्स द कंपनी, ठीक है, मुगलों का जो गुस्सा का वजह क्या था कंपनी के लिए, तो वह इंटरलोपर्स था। क्योंकि ये इंटरलोपर्स, ये ब्रिटिश मर्चेंट इस रीजन में आते थे, ट्रेड करते थे, और बगैर रेवेन्यू दिए वो लोग चला जाया करते थे। तो इन लोगों का गुस्सा मुगल बादशाह किस पे निकालता था? कंपनी के ऊपर निकालता था। इन लोग जो गलती करते थे, तो इन लोगों की गलती का कॉम्पेंसेशन कौन करता था? कंपनी करता था। इन लोगों जो काम किया करते थे, यानी बगैर किसी परमिट, बगैर किसी लाइसेंस के ट्रेड करते थे, तो इस काम का जो पेनल्टी होता था वो कौन पे करता था? कंपनी पे करता था, ठीक है। तो
इस इंटरलोपर से कनेक्टेड दो क्वेश्चन आपको जहन में रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द टर्म इंटरलोपर वाज कॉइन्ड बाय हुम, इंग्लिश के जरिया। और दूसरा क्वेश्चन आता है द रीजन ऑफ मुगल रैथ का माना होता है गुस्सा, WRATH, रैथ माने गुस्सा। द रीजन ऑफ मुगल रैथ टुवर्ड्स द कंपनी, तो होगा इंटरलोपर।